आज के इस वीडियो में बिहार दरोगा में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे। वे सारे प्रश्न इसमें डाले गए हैं जो बिहार दरोगा में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि छऊ जो है बिहार के अलावा इस राज्य का भी लोक नृत्य है। तो देखिए, छऊ जो है बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड में मनाने वाला एक लोक नृत्य है। ठीक है, तो चलिए पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर होगा। छऊ से देखते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट्स बन सकते हैं एग्जाम में, उन सारे पॉइंट्स को देखिए। छऊ बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड का लोक नृत्य है। छऊ का 3 रूप है। पश्चिम बंगाल का पुरुलिया, झारखंड का सरायकेला, उड़ीसा का मयूरभंज। याद रखिएगा फ्रेंड्स कि छऊ जो है लोक नृत्य, यह इसको संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार ने शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया है। छऊ को जो है शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया है सांस्कृतिक मंत्रालय भारत सरकार ने। तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, पूछा गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के लिए नीति निर्देशित करने वाले तत्वों का उल्लेख करता है। तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के लिए नीति निर्देशित करने वाले तत्वों का उल्लेख करता है। तो संविधान का भाग जो 4 है वो राज्य के नीति निर्देशित करने वाले तत्वों का उल्लेख करता है। चलिए देखते हैं इस भाग 4 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। देखिए, भारतीय संविधान का भाग जो 4 है वो राज्य के लिए नीति निर्देशित करने वाले तत्वों का उल्लेख करता है। ठीक है, उसके बाद पूछा जाए कि भाग जो 4 है वह उसमें कितना से कितना अनुच्छेद जो है वर्णित है। तो भाग 4 जो है 36 से 51 तक अनुच्छेद में वर्णित है। और यह जो भाग 4 है राज्य के नीति निर्देशित करने वाले तत्वों का जिसमें उल्लेख किया गया है, यह जो भाग है यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करता है। तो भारतीय संविधान की जो है, देखिए भारतीय संविधान में 12 अनुसूची है, जो कि 8वीं अनुसूची इसमें क्या करता है, राज्यों 8वीं अनुसूची जो है भाषाओं का उल्लेख करता है। तो चलिए 8वीं अनुसूची के बारे में कुछ बातें जानते हैं और भाषाओं से संबंधित कुछ अनुच्छेदों को देखते हैं। भारतीय संविधान की अनुसूची 8 जो है भाषाओं का उल्लेख करता है। किसका उल्लेख करता है? भाषाओं का उल्लेख करता है। भारतीय संविधान का भाग 17 जो है, 17 में वर्णित जो अनुच्छेद है 343 से 351 तक, ये आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख करते हैं, आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है। तो अनुच्छेद जो है 343, 351 जो है यह भाग 17 में वर्णित है और यह आधिकारिक भाषाओं से संबंधित अनुच्छेद है। ठीक है, भारत के मूल संविधान में 14 भाषाओं को ही 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। अर्थात कि जब भारत का जो मूल संविधान बना था तो उस समय जो अनुसूची में शामिल किया गया था 14 भाषाओं को ही शामिल किया गया था। वर्तमान में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है 8वीं अनुसूची में, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए प्रश्न है कि सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी। पहली भारतीय अभिनेत्री कौन थी? तो देविका रानी जो थी भारत की पहली भारतीय अभिनेत्री थी। देखिए, देविका रानी से बहुत सारे पॉइंट्स बनते हैं, खासकर दरोगा के एग्जाम में, तो उन सारे प्रश्नों को देखते हैं। देखिए, सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री देविका रानी थी, ये तो आप जान चुके हैं। देविका रानी की कुछ फिल्में हैं, हमारी बात, अनजान, सावित्री, इज्जत, अछूत कन्या, ये इनकी फिल्में हैं। प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1969 ईस्वी में देविका रानी को दिया गया था। पूछा भी जाता है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है किनको दिया गया था प्रथम बार। तो 1969 ईस्वी में देविका रानी को दिया गया था। दादा साहब फाल्के भारतीय फिल्म जगत के जनक थे। दादा साहब फाल्के भारतीय फिल्म जगत के जनक थे। एक और पॉइंट देख लीजिए, उन्होंने 1913 ईस्वी में प्रथम फीचर्स फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्माण किया था, दादा साहब फाल्के ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे? तो 12 वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे। देखते हैं इनसे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के 3 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं, ये याद रखिएगा। पूछा जाता है कितने बार राष्ट्रपति बन चुके हैं, तो 3 बार। इनको देश रत्न के नाम से जाना जाता है। यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि इनको क्या नाम से जाना जाता है, तो देश रत्न के नाम से जाना जाता है। या पूछा जाता है कि देश रत्न के नाम से किसे जाना जाता है। इनका जन्म जो हुआ है 3 दिसंबर 1884 सिवान जिला का जीरादेई नामक गाँव में हुआ है। देखिए, यह संविधान के स्थायी अध्यक्ष भी थे। यह संविधान के स्थायी अध्यक्ष भी थे। और संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और स्थायी अध्यक्ष पूछा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए, पूछा गया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय राज्यपाल कौन थे? पूछा गया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय राज्यपाल कौन थे? तो सीडी देशमुख थे। कौन थे? सीडी देशमुख थे। चलिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं इनसे। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय गवर्नर जो थे सीडी देशमुख थे, आप जान चुके हैं। आरबीआई के प्रथम गवर्नर सर ओसबॉर्न स्मिथ थे। और पूछा जाए आरबीआई के प्रथम गवर्नर जो है वो कौन थे? तो एक विदेशी व्यक्ति थे जिनका नाम था सर ओसबॉर्न स्मिथ। भारत में मौद्रिक एवं साख नीति जो है रिजर्व बैंक द्वारा ही बनाया जाता है और लागू किया जाता है। याद रखिएगा कि मौद्रिक नीति कौन लागू करता है और साख नीति कौन लागू करता है, और बनाता भी कौन है? तो आरबीआई। ठीक है, चलिए, आरबीआई के द्वारा जो है कुछ काम किया जाता है, उसको याद रखना है। करेंसी नोटों का निर्गमन किया जाता है। सरकारी बैंकर का काम करता है और बैंकों को ये लोन देने का काम करता है, इसलिए इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ है, ये याद रखिएगा। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि वह विद्यार्थी जिसने रुपया का साइन डिजाइन किया था वह यहाँ पढ़ा था। वो कहाँ पढ़ा था? वह विद्यार्थी का नाम बताइए जो रुपया का साइन जो डिजाइन किया था वो कहाँ पढ़ा था? तो आईआईटी बॉम्बे में पढ़ा था। कहाँ? आईआईटी बॉम्बे में पढ़ा था। देखिए, वह विद्यार्थी जिसने रुपया का साइन डिजाइन किया था वो आईआईटी मुंबई में पढ़ा था। उसके बाद में रुपये के लिए सिंबल के लिए चयनित चिन्हों की रचना मुंबई के स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त उदय कुमार की है। किसने किया है? तो उदय कुमार ने किया है। और रिजर्व बैंक द्वारा निर्गमित सभी नोटों पर हिंदी और अंग्रेजी को मिलाकर कुल 17 भाषाओं में लिखा जाता है। कुल 17 भाषाओं में लिखा जाता है। पहला निर्गमित नोट जो था वो 1 रुपये था, जो 1949 में चलन में आया और जिस पर सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ छपा था। ठीक है। प्रश्न है कि कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश कौन सा था? कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश कौन था? तो कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश स्वीडन था। कौन था? स्वीडन था, जिसकी राजधानी जो है स्टॉकहोम है। देखिए, कार्बन कर घोषित करने वाला पहला देश स्वीडन था। विश्व का प्रथम देश फिनलैंड है जो कार्बन टैक्स 1990 में लागू किया था। विश्व का प्रथम देश कौन सा है? फिनलैंड है, जो कार्बन टैक्स 1990 में लागू किया था। और कार्बन टैक्स लागू करने का प्रस्ताव डीजी विल्सन ने 1973 में ही दिया था। न्यूजीलैंड विश्व का प्रथम देश है जो वैश्विक तापमान से निपटने के लिए कार्बन टैक्स लागू किया है। न्यूजीलैंड विश्व का प्रथम देश है जो वैश्विक तापमान से निपटने के लिए कार्बन टैक्स लागू किया है। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि कीवी चिड़िया जो है यहाँ पाई जाती है। तो जो कीवी चिड़िया जो है न्यूजीलैंड में पाई जाती है और न्यूजीलैंड कीवी चिड़िया के लिए प्रसिद्ध है। देखते हैं कि इनसे कुछ प्रश्न। कीवी चिड़िया जो है न्यूजीलैंड में पाई जाती है। कीवी पक्षी ना उड़ सकने वाली पक्षियों में से सबसे छोटी है और यह सिर्फ न्यूजीलैंड में ही पाई जाती है और न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी भी कीवी ही है। ब्राज़ील की मुद्रा है। ब्राज़ील की मुद्रा क्या है? तो ब्राज़ील की मुद्रा रियाल है।
ब्राज़ील की मुद्रा रियाल है और रियाल जो है ब्राज़ील का वर्तमान मुद्रा है। आधुनिक रियाल को 1994 में लाया गया था। रूस की मुद्रा का नाम रूबल है जो दुनिया का प्रथम जो है दशमलव मुद्रा है। इथोपिया का मुद्रा वीर है। शहद की मक्खी का विष कैसा होता है? पूछा गया है कि शहद की मक्खी का विष कैसा होता है, तो प्रोटीन का जैसा होता है। कैसा होता है? प्रोटीन जैसा। चलिए, शहद की मक्खी का विष प्रोटीन होता है और शहद की मक्खी का विष एपिटॉक्सिन जो है। यह रंगहीन द्रव है जो प्रोटीन निर्मित है, लेकिन यह अम्लीय प्रकृति का होता है। मधुमक्खी, भंवरा, चींटी आदि के डंक में जो होता है फार्मिक अम्ल होता है। फार्मिक अम्ल से गठिया रोग की दवाइयाँ बनाई जाती है और शहद की मक्खी एक विशेष प्रकार का नृत्य करती है। नृत्य द्वारा जो है गमन करती है, इसे वजल्स नृत्य कहा जाता है। शहद की मक्खी के नृत्य प्रक्रिया द्वारा गमन की खोज वान फ्रिश ने किया था। किसने किया था? तो वान फ्रिश ने किया था शहद की मक्खी की नृत्य प्रक्रिया की खोज। देखिए, खाना पकाने का तेल जो है वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है? तो खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है। किस प्रक्रिया द्वारा? तो हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है। खाना पकाने का तेल जो है वनस्पति घी में हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है। ठीक है। हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया में निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदला जाता है। ठीक है। हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया में निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदला जाता है। इसमें वनस्पति तेल को वनस्पति घी में बदला जाता है। स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? तो स्वर्णिम क्रांति जो है उद्यान कृषि से संबंधित है। देखिए, महत्वपूर्ण पॉइंट्स देख लेते हैं यहाँ से। स्वर्णिम क्रांति जो है उद्यान कृषि से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन संबंधित है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन संबंधित है। स्वर्ण रेशा क्रांति जो है जूट उत्पादन से संबंधित है। सदाबहार क्रांति समग्र कृषि विकास से संबंधित है। रजत क्रांति अंडा उत्पादन संबंधित है और गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन संबंधित है। और जो गोल क्रांति जो है वो जो है आलू उत्पादन से संबंधित है। तो कहीं से भी प्रश्न बन सकता है, पूछा जाता है रजत क्रांति किससे संबंधित है? तो अंडा उत्पादन से। सदाबहार क्रांति पूछा जाए तो समग्र कृषि विकास से। और स्वर्ण रेशा क्रांति पूछा जाए तो जूट उत्पादन से। और नीली क्रांति पूछा जाए तो मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। और गुलाबी क्रांति पूछा जाए तो झींगा उत्पादन से संबंधित है। निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज था? तो रेड ड्रैगन जो था भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज था। चलिए देखते हैं रेड ड्रैगन से बनने वाले। देखिए, अक्टूबर 1619 में एक डच जहाजी बेरे में रेड ड्रैगन पर हमला करके उसे नष्ट कर दिया। विलियम्स हॉकिंस 1608 में हेक्टर नामक जहाज से भारत आया था। और अकबर के शासनकाल में आने वाला पहला अंग्रेज रॉल्फ फिश था। देखिए, भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन प्राधिकृत है? तो भारत में सिक्के जारी करने के लिए वित्त मंत्रालय प्राधिकृत है। देखिए, भारत में सिक्के जारी करने के लिए वित्त मंत्रालय प्राधिकृत है। 1 रुपए के नोट तथा सिक्के का निर्गमन जो है वित्त मंत्रालय करता है। इसके अलावा समस्त करेंसी नोटों का निर्गमन जो है रिजर्व बैंक करता है। 1 रुपए के नोट पर केंद्रीय वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। पहला निर्गमित नोट 1 रुपए का था जो 1949 में जो है चलन में आया और जिस पर सारनाथ अशोक स्तंभ छपा था। नासिक रोड स्थित करेंसी नोट प्रेस बैंक नोट छापती है। देखिए, गंगा की सहायक नदियाँ जो नीचे वर्णित है कौन उत्तर की ओर बहती है? यहाँ ध्यान रखना है कि गंगा की धारा उत्तर दिशा में बहना पूछ रहा है। ठीक है। तो देखिए, कोसी जो है इसकी जो मुख्य धारा जो है दक्षिण की ओर बहती है।
घाघरा की भी दक्षिण की ओर और गंडक की भी दक्षिण की ओर, लेकिन सोन जो है ये दक्षिण से उत्तर की ओर इसकी धारा बहती है। ठीक है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर सोन होगा। देखिए, गंगा की सहायक नदियाँ सोन जो है उत्तर की ओर प्रवाहित होती है और सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलकर उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होते हुए पटना के समीप गंगा में मिल जाती है। सोन नदी मध्य प्रदेश से निकलकर उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार में प्रवाहित होती है तथा रिहंद और उत्तरी कोयल इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ है। यानी इसकी जो सहायक नदियाँ में कौन किसका किसका नाम आता है, रिहंद और उत्तरी कोयल का नाम आता है। ठीक है, देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है किसको, पत्र लिखकर। तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है राष्ट्रपति को लिखकर। देखिए देखिए सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग राष्ट्रपति को पत्र लिखकर कर सकता है और भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल तय नहीं किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 तक उच्चतम न्यायालय के गठन, शक्ति और अधिकार से संबंधित है। ठीक है, तो यह प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होता है। तो आप लोग ये इस प्रश्न का जवाब दे देंगे, जानते हैं जापान में होता है। चलिए जापान की टोक्यो के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। देखिए, टोक्यो में सूर्योदय सबसे पहले होता है और जापान का जापानी भाषा में नाम, देखिए जापान का जापानी भाषा में नाम जो है निप्पॉन है, जिसका आशय होता है सूर्योदय का देश। जापान एशिया का महाद्वीप के पूर्वी तट के निकट प्रशांत महासागर में चाप की आकृति में अवस्थित है और जापान बड़े आकार के द्वीप उत्तर से दक्षिण क्रमशः जो है होकाइडो, होसु, शिकोकू और क्यूशु है। जापान का जो है कुछ द्वीपों का नाम याद रखिएगा, बड़े आकार के उत्तर से दक्षिण की ओर होकाइडो, होसु, शिकोकू और क्यूशु है, वहाँ का द्वीप है। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, यह सही है। राज्यसभा स्थायी सदन है और लोकसभा एक अस्थायी सदन है। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। देखिए, ये वाला देखते हैं, इसके 1/3 सदस्य जो है प्रत्येक 2 वर्ष पर रिटायर होते हैं, ये भी सही है। राज्यसभा का गठन 1958 में हुआ था, ये गलत है। राज्यसभा का गठन 1952 में हुआ था और राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, ये सही है। देखिए, राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को किया गया था और इसमें 216 सदस्य शामिल थे। कितने सदस्य शामिल थे फ्रेंड्स? तो 216 सदस्य शामिल थे और इसका गठन कब किया गया था? तो 3 अप्रैल 1952 को किया गया था, जिनमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाने थे। और देखिए, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो 12, ये याद रखिएगा। 204 जो है राज्यों का विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा चुनाव किया गया था। अब देखिए, राज्यसभा एक जो है स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होती है। इसके सदस्यों का कार्यकाल जो होता है फ्रेंड्स 6 वर्षों का होता है। इसके 1/3 जो सदस्य फ्रेंड्स 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो इसका कार्यकाल याद रखिएगा कितने वर्षों का होता है? 6 वर्ष का। इसके 1/3 सदस्य कितने वर्षों के बाद रिटायर हो जाते हैं? 2 वर्षों के बाद। यह कैसा सदन है? तो अस्थायी सदन है। इसका स्थापना कब हुआ था? तो 3 अप्रैल 1952। ठीक है, और राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राज्यसभा में? तो 12। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट बिंदु देख लेते हैं। राज्यसभा के सदस्यों की अधिक से अधिक संख्या जो है फ्रेंड्स 250 हो सकता है। कितना हो सकता है? 250 हो सकता है। वर्तमान समय में राज्यसभा में 245 सदस्य है, जिसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है? पूछा गया है कि टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है। तो गोल्फ खेल से संबंधित है टाइगर वुड। टाइगर वुड्स जो है गोल्फ खेल से संबंधित है
गोल्फ खेल के प्रमुख शब्दावली निम्न है। कोर्स, लिम्स, फोरसम, बंकर, लाई, पोस्ट, पुटिंग, ये सब क्या है? गोल्फ खेल से संबंधित शब्दावली है। ठीक है, केवल इसको पढ़ लीजिए एक बार, कहीं पूछा जा सकता है कि बंकर जो है किससे से संबंधित है, तो गोल्फ खेल से संबंधित है, ऐसे करके प्रश्न पूछा जाता है। देखिए, प्राचीन राज्य जो है अवंती की राजधानी थी, क्या थी? तो अवंती की राजधानी क्या थी? उज्जैन था। क्या था? उज्जैन था। प्राचीन राज्य अवंती की जो राजधानी थी उज्जैन थी। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी तथा दक्षिणी अवंती की राजधानी माहिष्मती थी। और देखिए, महात्मा बुद्ध के समय अवंती का सबसे प्रसिद्ध शासक महासेन चंद्र प्रदत्त था, जिसे पांडु रोग हो गया था, जिसे बिंबिसार के दरबार में रहने वाले राजवैद्य जीवक ने उपचार किया था। तो ये याद रखिएगा। देखिए, पूछा गया है कि वास्को डी गामा भारत कब आया था, तो राइट आंसर होगा 1498 में आया था। देखिए, वास्को डी गामा भारत 1498 ईस्वी में आया था। सर्वप्रथम 1498 में वास्को डी गामा नामक पुर्तगाली नाविक उत्तर महासागरीय का चक्कर लगाते हुए एक गुजराती व्यापारी अब्दुल मजीद की सहायता से भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचने में सफलता पाया था। वास्को डी गामा जिस मसाले को लेकर वापस स्वदेश लौटा, वहां उसको 60 गुना मुनाफे पर बेचा। भारत आने वाला जो है प्रथम यूरोपियन कंपनी पुर्तगाली, और भारत से जाने वाली अंतिम कंपनी ही भी पुर्तगाली ही थी। चाणक्य को इस नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से? तो देखिए, चाणक्य को विष्णुगुप्त और कौटिल्य के भी नाम से जाना जाता था। चाणक्य को विष्णुगुप्त के भी नाम से जाना जाता था। चाणक्य को कौटिल्य के भी नाम से जाना जाता था। उन्होंने तक्षशिला में पठन पाठन का कार्य किया था। देखिए, चाणक्य द्वारा अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना किया गया था। चाणक्य द्वारा किस पुस्तक की रचना किया गया था? अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना किया गया था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का सम्राट बनाने में सहयोग किया था। ये पूछा गया है कि कलहारी रेगिस्तान कहाँ स्थित है, तो कलहारी रेगिस्तान जो है दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। देखिए, कलहारी मरुस्थल जो है बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका क्षेत्रों में फैला हुआ है। अफ्रीका के उत्तरी क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। बुशमैन जनजाति कलहारी मरुस्थल में निवास करता है। पूछा जाता है कि बुशमैन जनजाति कहाँ निवास करता है? कलहारी मरुस्थल में निवास करता है। आटाकामा मरुस्थल दुनिया का सबसे सूक्ष्म मरुस्थल है, जो कि चिली में स्थित है। देखिए, पूछा गया है कि इनमें से प्रथम किसे स्थापित किया गया था, तो विकल्प अनुसार जो है मुंबई विश्वविद्यालय को प्रथम बार स्थापित किया गया था। मुंबई विश्वविद्यालय प्रथम स्थापित विश्वविद्यालय था विकल्प के अनुसार। वुड डिस्पैच ने भारत में लंदन विश्वविद्यालय के मॉडल पर आधारित विश्वविद्यालय की स्थापना की आवश्यकता बताई। लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में विश्वविद्यालय अधिनियम 1857 द्वारा भारत में कोलकाता, बम्बई और मद्रास में एक विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। उन्नीस 1915 में लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट पास किया गया। उसके बाद मदन मोहन मालवीय ने फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किया। BHU की स्थापना 1916 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय मूल रूप से मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के रूप में नामित किया गया था और 1920 में इसका नाम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय रखा गया था। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 ईस्वी में किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद एक कैसी संस्था है, तो गैर संवैधानिक संस्था है। देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद एक गैर संवैधानिक संस्था है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो है 1952 में किया गया था। 6 अगस्त 1952 को किया गया था। और राष्ट्रीय विकास परिषद के गठन के निम्नलिखित उद्देश्य थे। कौन कौन से उद्देश्य था राष्ट्रीय विकास परिषद के गठन का? तो योजना निर्माण और क्रियान्वयन में राज्यों का सहयोग प्राप्त करना। दूसरा, योजना के समर्थन में राष्ट्र के संसाधनों एवं प्रयासों की गतिशील
को गतिशील बनाना, सभी मुख्य क्षेत्रों में सामान्य आर्थिक नीतियों को बढ़ावा देना, और राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष जो होता है प्रधानमंत्री होते हैं तथा आयोग का सचिव इस परिषद का सचिव होता है। अगला जो प्रश्न है, इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है? तो इंडिया डिवाइडेड के जो लेखक हैं वो कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। अगला प्रश्न है, देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से कुछ बातें जान लेना है। तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कुछ पुस्तकें हैं जैसे सत्याग्रह इन चंपारण, महात्मा गांधी एंड बिहार, एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी, ये सब पुस्तक जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखा गया है। अल हिलाल पत्रिका का संपादन अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। अल हिलाल का पूछा जाता है कि संपादन किसने किया था? अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति थे। अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति थे। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा का उत्पादन करता है? तो भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा का उत्पादन करता है? तो कर्नाटक करता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।